नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और इंडिया डेली के स्पेशल डिबेट में आपका स्वागत है। आज चर्चा पलायन की, यहाँ हिंदू पलायन की, खासकर टोंक और राजस्थान से लेकर जो विषय पिछले कुछ समय से जो ज्वलंत मुद्दे के तौर पर बना हुआ है, उसी पर आज बात करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है हमारे साथ में हैं। सबसे पहले बीजेपी से जानना चाहेंगे, नवीन जी, आप ये जो आंकड़ा है कि 800 लोग जो टोंक और उसके आसपास से पलायन हुए हैं, क्या ये आधिकारिक आंकड़ा है? जी देखिए देवेंद्र जी, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वो टोंक जिले में मालपुरा तहसील है। और मालपुरा जो गांव है, मालपुरा जो शहर है, वहां पर पहले भी सन 92 में भी बड़े दंगे हुए थे। और उसके बाद 99 2000 में भी दंगे हुए। और उसके बाद भी जब भी देश में कहीं पर भी ऐसी कोई बात होती है तो वहां पर सबसे पहले प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर बहुत कड़े इंतजाम किए जाते हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर कोई बड़ी घटना नहीं घट जाए। क्योंकि एक मैं बताऊं आपको, मालपुरा का जो क्षेत्र है, वहां पर माणक चौक, आजाद चौक, और ये आप बताऊं मैं आपको, पुरानी तहसील, वहां पर जो एरिया था वो पूरा का पूरा एरिया पहले हिंदुओं का हुआ करता था। मैं खुद भी वहां रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहां पर हिंदू परिवार ही रहते थे। दो चार परिवार आए सन 1999 2000 में वहां बसने लगे थे। बसते बसते फिर वो जो छोटी छोटी जो कॉलोनियां थी, उनको एक मकान खरीद लिया। ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी कॉलोनी में 5 गुना 10 गुना दाम देकर एक मकान खरीदते हैं। उस मकान को खरीदने के बाद फिर पूरी कॉलोनी में वो हिंदुओं को वहां से बेचकर जाना उनकी मजबूरी हो जाती है। जैसा कि जयपुर में भी किशन पॉल और ये जो शहर शहर का जो क्षेत्र है, पुरानी बस्ती वगैरह, वहां पर भी ऐसा हुआ है। लेकिन मालपुरा की स्थिति, वहां पहले ऐसा माहौल नहीं था कि ये मकान बेचकर जाने पड़े, पलायन करना पड़े। लेकिन ये बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि ये वो मानसिकता के लोग हैं जिनकी मानसिकता केवल एक ही है कि किसी तरह हमको कॉलोनियों में जाकर गंदगी फैलानी है। वहां जाकर वो लोग ऐसा कार्य करते हैं कि वहां हिंदू रह नहीं पाता है, उसको मजबूरन बेचकर जाना पड़ता है। इसलिए वहां के हिंदू परिवार जो है, महिलाएं थी, वो मांग कर रही है सरकार से कि गुजरात की मॉडल, गुजरात की तरह डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ताकि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर मकान बेचता है, किसी भी बबुल का होता है, हिंदू बबुल हो, हिंदू अगर किसी दूसरे धर्म को बेचेगा तो उससे पहले कलेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और उसकी अधिसूचना सार्वजनिक तौर पर भास्कर अखबार या कोई भी अपना आपका जो मीडिया हाउस है उसमें निकालना पड़ेगा, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि ये मकान बेचा जा रहा है। तो इस तरह की चीजें बातें हो रही, वो लोगों की मांग है और मांग जायज है। जी। मैं जी आपकी बात पर भी आऊंगा, कांग्रेस का पक्ष भी लेते हैं। लेकिन जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की सरकार भी रही, सालों में लगातार 800 हिंदू परिवार जो है वो टोंक और मालपुरा जैसे इलाकों से पलायन हुए? देखिए, अगर जयपुर की बात करूं तो जयपुर की, आप भाई हवा महल की पुरानी बस्ती की बात कर रहे थे, किशन पोल की बात कर रहे थे, तो आपको ये याद होगा कि जो जयपुर है बहुत बहुत छोटा है। जो अंदर अगर चार दीवारी की बात करेंगे, बहुत ज्यादा वहां पे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा खिचपिच बढ़ती जा रही है। तो जो परिवार संपन्न होता जा रहा है, वो उस पुराने जयपुर को छोड़ करके और आगे की बसावट की तरफ जाता जा रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी देख लीजिए, और जगह देख लीजिए, और तो वहां पे संपन्नता आई, तो वहां पे आगे आगे आगे। दूसरी बात ये मालपुरा की कर रहे थे और पुरानी बस्ती की कर रहे थे। पुरानी बस्ती के अंदर हवा महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। कौन है वहां पे विधायक? ये बीजेपी के विधायक हैं। मालपुरा में पिछले 2-3 बार से विधायक किसके हैं? बीजेपी के विधायक हैं। अगर ऐसा वाक्य में कुछ हो रहा है तो वहां के विधायक कर क्या रहे हैं? वहां के विधायक क्या कभी वहां जाकर के धरने पे बैठे? क्या उन उन विधायकों ने कभी भी विधानसभा के अंदर, मालपुरा के विधायक ने इस बात को उठाया? क्या 2 साल से इनकी सरकार है, सरकार रहते हुए कोई काम किया गया? ये सिर्फ बात क्या है, ये कुछ भी नहीं है, 2 साल की विफलता है। 2 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो गाहे बगाहे हर दूसरे चौथे दिन सरकार की के मंत्री, विधायक और बीजेपी के नेता ये कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको इधर से छोड़ करके और हिंदू मुसलमान पे ले जाया जाए। नहीं, लेकिन प्रतीक जी, ये जो दंगा मालपुरा वाला है ये तो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ था, और दौरान भी इस तरह की चीजें सामने आई थी। और खासकर जब ये स्थिति में भी जो पलायन हुआ था वो भी नहीं कांग्रेस के देवेंद्र जी, दौरान। कौन से साल में हुआ था दंगा? अभी जो मालपुरा का जो लेटेस्ट जो पिछली बार हुआ था, अभी दूसरी दंगे की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला दंगा 1992 के अंदर हुआ था। किसकी सरकार थी?
भैरव सिंह शेखावत जी की। आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में हुआ था? मैं मालपुरा और इनकी बात कर रहा हूँ, जो अभी पलायन के लेटेस्ट में मैं मालपुरा की ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहला दंगा जो मालपुरा में हुआ था वो 1992 में हुआ था, जाकर के पता कर लीजिएगा। 1992 के अंदर सरकार किसकी थी? भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। बीजेपी से पक्की है। देवेंद्र जी, रमेश जी बताइए। जी मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने कहा सरकार किसकी थी, ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन 1992 के जो दंगों में जो लोग शामिल थे वो कांग्रेस के लोग थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो सलाखों के पीछे हैं, और एक ही नहीं कौन से लोग थे? नाम सैकड़ों बताइए की तादाद में। कांग्रेस के नाम। वही कांग्रेस के 9/11 पे लोग जो फिर दंगे हुए उसमें भी बताइए। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता अरे थे वो बताइए ना थे, नाम, अगर और कांग्रेस इनकी के नेता सह थे के तो बिना वो दंगे नाम नहीं बताइए। होते हैं। राजस्थान में देखिए, जहां जहां आपके भी जो बोलने बात कर से रहे हैं आप, जो सच दंगों की बात बदल हुई नहीं थी, जाता वो दंगों और के झूठ पीछे सच नहीं बन जाता। जो नेता थे वो इन्हीं के नेता थे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्रतीक झूठ आप बोलते हैं, मैं सच बताइए बता नाम, रहा हूँ। मैं बताइए ना। वहां मैं तो बोल का रहा हूँ, आपको स्थानीय नाम बताइए निवासी हूँ, आप। मेरे से भाई ज्यादा आप नाम बताइए जानते हैं ना। क्या? मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास आंकड़े हैं, तो बताइए ना। मैं आंकड़ों से ही बात बता रहा हूँ। मैं तो वहां का बताइए। स्थानीय निवासी हूँ, मैंने वो दंगे देखे हैं, मैंने अरे वो बताइए दंगों का तो नाम। दंश मैं बोले झेला नाम है। पूछ रहा हूँ, नाम नहीं किन बता लोगों पा ने रहे वो आप। दंगे किए थे, उनके पीछे कौन खड़े थे, वो सारी मालपुरा को और पूरे टोंक जिलों को पता, पूरी राजस्थान की जनता को पता है कि वो दंगाई कौन थे। और हिंदुस्तान में जहां जहां भी दंगे अरे होते हैं आपको उन नाम लेने में दंगाइयों के शर्म आ रही पीछे है कि? आप कौन खड़ा नाम ले दो होता ना, है, ये कौन था पूरा वो? हिंदुस्तान जानता है। नाम आपको लीजिए ना। बताने क्या की शर्म आ जरूरत रही है नहीं है कि आपको? कौन करता है, कौन किसकी भाई आपको सरकार थी। शर्म आ रही है कि नाम सरकार लेने में? यहाँ किसी डर की भी लग हो, रहा है आपको। नाम ले दो ना हमेशा आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस के नेता माहौल बिगाड़ने के लिए, सत्ता वापसी के लिए दंगे करवाते हैं। इसी बात को देखिए, एक बात आप भी इस बात को मानेंगे कि जब कोई भी कम्युनिटी किसी मेजोरिटी की कम्युनिटी में आती, खासकर मुस्लिम जो अपने किशन को और उसके आसपास के जैसे के चार दीवारी की हम बात करें, तो कुछ जो मकान है वो लगातार खाली होते चले जाते हैं। कुछ खासकर हिंदू परिवारों में जैन है, ब्राह्मण है, तो ऐसे वो ऐसे परिवारों में जो संभवतः उनकी जो संस्कृति है वो मुस्लिम कम्युनिटी से मेल नहीं खाती। आप भी इस बात से साफ तौर पर आपको भी लगता है कि भाई क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है? देवेंद्र जी देखिए, अभी तो पहली चीज तो ये हिट एंड रन नहीं चलेगा। मैंने नमित जी से ये नमित जी ने बोला कि कांग्रेस के नेता थे, मैंने बोला नाम ले दो। तो नाम लेने में शर्म आ रही थी क्या? भाई जो दंगे में शामिल थे उनका नाम लीजिए ना। क्यों नहीं नाम ले रहे? नाम लेने में शर्म आ रही है क्योंकि इन्हीं के लोग दंगे कराते हैं। करौली के अंदर जो दंगे हुए थे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में, उनमें जयपुर की मेयर के हस्बैंड के ऊपर कार्रवाई हो रही थी। उनका नाम आया था उसके ऊपर, सरकार ने उसके आगे कार्रवाई नहीं की। और 2 साल से इनकी सरकार है, मालपुरा में इन्हीं के विधायक हैं। मुझे बताइए ना भाई, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है, पलायन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दबाव दे करके कोई भी व्यक्ति अगर किसी को पलायन करवा रहा है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन 3 बार से इनके विधायक हैं, इनके विधायक मालपुरा में वो कर क्या मैं रहे हैं? आप इसका बताइए। जवाब देता हूँ, मैं क्या इसका कर रहे जवाब हैं? देता हूँ ना। वहां के पकौड़े हमारे तल रहे हैं। विधायक है, जब आपकी सरकार थी, पिछली गहलोत सरकार में 5 साल की सरकार में वहां दंगाइयों ने दंगा करने की कोशिश की, हिंदुओं देवेंद्र का जी पलायन हुआ। देखिए, हमारे बोलने से माननीय कुछ नहीं विधायक, होगा। मैं आप बता मुझे देता हूँ बताइए आपको, विधानसभा में हमारे कब माननीय सवाल विधायक उठाया? कन्हैयालाल चौधरी देखिए जी फिर ने मेरे वहां को बीच 5 मेरे दिन बीच तक में धरने बोलने पर लगे। बैठे थे। मैं हमारे ये बोल रहा सांसद हूं आपने हमारे विधानसभा में सांसद मामला कब उठाया? जौनपुरिया जी वहां गए थे, जौनपुरिया जी धरने पर बैठे थे, हमारे विधायक धरने पर बैठे थे, और कुछ नहीं भारतीय बैठे, जनता झूठ मत पार्टी ने बोलिए। कमेटी गठित करी दिखाओ, थी, लाओ फोटो, और वो दिखाओ, कमेटी तारीख वहां बताओ। पर गई थी। उस फोटो कमेटी का दिखाओ, तारीख प्रमुख बताओ मदन अगर दिलावर जी को बैठे तो बनाया गया दिखाओ। था। उन्होंने मैं पलायन चैलेंज पर दे रहा हूं पूरी आपको। रिपोर्ट बना के दी फोटो है दिखाइए, कि तारीख कौन बताइए। लोग शामिल है, किन लोगों के बताइए सर ना। पर वो पलायन हुए, किस तरह से वो पलायन को बढ़ावा दे रहे थे, इन सब में किन लोगों का हाथ है। ये हमारी कमेटी की रिपोर्ट बना के दी थी हमने। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन दंगों में शामिल होता है। जहां आप करौली की बात करते हैं, आप लाइए ना, आपकी सरकार थी ना करौली में, जब दंगे हुए तब किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी ना। किसने दबाया, किसने छिपाया? अगर मान लो कोई व्यक्ति दोषी था तो उसको सामने लेकर आते, सरकार तो आपकी थी। देखिए, करौली वाले घटनाओं को लेकर आपके साथी जो है वो साफ तौर पर कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं। देवेंद्र जी, जो मुख्य अभियुक्त था वो हमारी सरकार के समय में फरार रहा। हमने बहुत सारे उनके लिए बहुत सारे जो इन्हीं के नेता भी रहे हैं, यहाँ जयपुर में जो मेयर है उनके हस्बैंड है, बहुत समय लंबे समय तक वो फरार रहे। और उसके बाद में अभी भी 2 साल हो ये गए, सरकार बिल्कुल ने कोई कहीं कार्रवाई फरार नहीं नहीं की। रहे, वो लगातार अब मेरे बीच बिल्कुल में अपनी बोलेंगे जगह पर देवेंद्र थे जी, तो ऐसे कैसे वो। चलेगा? अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, आप झूठ बोलोगे, झूठ थोड़ी बोलने दूंगा मैं तो प्रतीक जी। नाम ले मैं दूंगा, झूठ बोलता मैं हूँ नहीं तो आप डरता। बोलिए। जैसे आप कहीं नाम नहीं गायब लेते ना, नहीं आप थे डरते हो गए, मैं नहीं वो डरता। लगातार बने हुए थे। उनको उनको किसी कारणवश जेल भी हुई थी, वो एसएमएस अस्पताल में भी रहे थे, कहीं भागे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भागते नहीं है। देवेंद्र जी ये तो इमरजेंसी मान में लिया हमने इन्होंने कि जेल जेल हुई थी भर दी उनको। थी, आपकी सरकारों में भाई हमने इन्होंने ये तो जेलें मान भरी लिया कि है, जेल हुई थी। और घर से निकल कर भरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र जी संघर्ष करते हैं, जेल से डरते नहीं है।
देवेंद्र जी देखिए, मैं डरता नहीं हूं, मैं नाम ले दिया, इन्होंने ये मान लिया कि उनको जेल हुई थी, तो हमारी सरकार में जेल हुई थी, ये तो अब आपके सामने है। मैं नाम लेने से जी नहीं जेल डर रहा था। किसी नमित जी क्यों किसी डर रहे? दूसरे फिर नमित जी दूसरे देखिए बीच में प्रकरण बोलते में, रहेंगे, हमेशा हमेशा बिल्कुल बीच में दूसरे बोलेंगे। प्रकरण में आप बीच में प्रतीक बोलने की जी, बीमारी है आपसे आपको, ज्यादा घुमाना मेरे को आता आपको है। बीच में बोलने की मैं ये कह बीमारी रहा हूँ है, किसी दूसरे प्रकरण बीच में में बोलने की बीमारी है उन्होंने आपको। खुद ने आप ऐसे गिरफ्तारी दी डिबेट थी। कराएंगे देवेंद्र जी, मैं डिबेट में नहीं शामिल होऊंगा। कोई बात मैं नहीं तो अपनी है, बात आप पल सकता है तो आपको सुननी पड़ेगी। मैं किसी के झूठ बीच नहीं में नहीं बोल परोसने रहा था, देंगे हम मैं सुनता हम तो हूँ। झूठ नहीं परोसने देंगे। चलो बोलिए प्रतीक जी, आप आज पहली बार बोल रहे हो, आप बीच में नहीं बोलने के बाद बोलिए। आज तक तो आप हल्ला करते हैं, पहली बार बोलिए आप, आज आपको सुनेंगे आप हम। डिबेट में आपकी पार्टी आपको भेजे, जब पता पता करना, आप चैनल पे जी ये बिल्कुल हल्ला पता करते हैं, मेरे को। आपको भेजती है क्या आपको पार्टी? 3 बार बैन किया आपकी जा चुका पार्टी है। भेजती नहीं है आपको आपको। 3 बार बैन किया आप जा चुका ऑनलाइन नहीं है। जुड़ते हो, आप बताइए मत। 3 बार आप आपको ऑनलाइन आपकी नहीं जुड़ते हो, पार्टी ने आपकी बैन पार्टी कर दिया भेजती है। नहीं है। आपकी 3 पार्टी को बार बोला आपकी आपके बड़े पार्टी चैनल आपको पे बैन भेजा कर करे। चुकी है प्रतीक जी, पूरे मीडिया हाउस को पता है कि प्रतीक सिंह को बैन किया गया है कि डिबेट में नहीं बैठाना है। ये आपकी जो अभद्र भाषा तो आपने बोली थी उस पर। जी करिए, कंटिन्यू करिए। आपस में पिता देवेंद्र पुत्र जी, नाते हैं। मैं फिर चैलेंज देता हूं, कोई भी क्लिप, अगर मैंने कोई अभद्र भाषा बोली हो तो कोई क्लिप एक मेरे को शेयर कर दे, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। आपके नेताओं के तरह गालीबाज नहीं हूं मैं, आप लोग ऐसे कोई गालीबाज हो। भावनाओं को ठेस करे या आपस में देश की भावना उत्पन्न हो, ये आपस में नहीं नहीं, विवाद की ये है। लोग तो आप गालीबाज हैं। ये तो किसी, जब इनके इनके पास तर्क ये खत्म हो जाते हैं तो हा हुल्ला चालू हो जाता है, और लोगों को सत्ता के दम पे लोगों को बैन कराते हैं, सत्ता के दम पे, है ना? मुद्दे पे आइए, मुद्दे मुद्दे पे पे ही था, आइए। मैंने नाम ले दिया, इनको क्या शर्म आ रही थी नाम लेने का? मैंने तो इनको बोला, ये बोल रहे थे कांग्रेस के, मैंने बोला नाम ले दो। इनको क्या डर लगता है? क्या इनको शर्म आती है? अरे पहली शाम हो बात। जाएगी दूसरी नाम बात, गिनाते गिनाते प्रतीक जी, शाम हो जाएगी नाम गिनाइए ना, गिनाते गिनाते। आपके हाँ, पास है नहीं नाम, आपके और पास फिर तर्क आप नहीं है, कहोगे तर्क खत्म हो एक गए। ही धर्म के लोगों के नाम आ देखिए रहे हैं, फिर बीच में आएंगे बोलने लगे वो ना। लोग। तर्क परसों एक खत्म हो मौलाना जाते पकड़े हैं तब गए। बीच में बोलना शुरू मौलाना कर देते पकड़े हैं गए, बीजेपी के कल नेता। कांग्रेस उस पर डिबेट में नहीं आई। कल तर्क एक खत्म मौलाना हो गए। पकड़े गए देवेंद्र कांग्रेस जी पे मैं तो पूछ डिबेट रहा हूँ, नाम बता जासूसी देंगे? करने के आरोप मैं में, गारंटी क्योंकि वो देता हूँ, इनके ये नाम बता दे तो हिमायती अगर। है। कांग्रेस पार्टी इन लोगों की हिमायती है, कल डिबेट में नहीं है। इसी मुद्दे पर मैं अपना अपना सवाल फिर बदलता हूँ इधर कि चौहों जो घटना हुई, एक छोटा सा अतिक्रमण हटाने की बात थी, उसके बाद पत्थरबाजी की गई। जो अक्सर इस तरह की घटनाएं जब भी अतिक्रमण हटाने की बात आती है, खासकर मुस्लिम इलाकों में, तो वहाँ पत्थरबाजी ये होना एक आम बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता जो थी, ये चुनौती जो थी, वो कांग्रेस के समय में भी थी, बीजेपी के समय में भी थी। क्योंकि आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसकी बड़ी वजह यही है कि वो लोग इस बात को धर्म से जोड़ के देख लेते हैं, या हर बात को चीजें यानी कि धार्मिक रूप ले लेते देवेंद्र जी बीच में मत बोलिएगा ना आप और ना नमित जी, मैं पूरी बात पे बात करूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, जो अभी परसों चोमू में जो अतिक्रमण हटाया गया, वो क्यों हटाया गया? वो क्या पुलिस पे पत्थरबाजी की वजह से हटाया गया क्या? जो तोड़े गए, घर तोड़े गए, दुकान तोड़े गई, वो क्यों तोड़े गए? क्या पुलिस की पत्थरबाजी की वजह से तोड़े गए क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ या ना तो बताइए। रेलिंग रेलिंग जो हटाई गई थी, उसके बाद ही जो विवाद हुआ था, उसके बाद लगातार 2-3 दिन तक मैं आपसे पूछ इंटरनेट रहा हूँ, पहली चीज तो जो समझाइश की गई थी वहां पे हाई कोर्ट का स्टे था। हाई कोर्ट के स्टे के बाद में वो प्रशासन ने समझाइश क्यों की? पहली चीज, समझाइश कर ली तो समझाइश के जो पक्ष हैं, जिन लोगों ने बैठ करके समझाइश की थी, आपस में बातचीत की थी, आपस में सलाह मशवरा किया था, वो लोग कहाँ हैं? आज तक कैमरे के सामने क्यों नहीं आए? आज तक मीडिया में आके क्यों नहीं बोला? भाई पुलिस प्रशासन तो कम से कम आकर के बोले कि हम लोग थे। तीसरी बात, जनप्रतिनिधि को उस पूरे राय मशवरे के अंदर सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? चाहे कांग्रेस के वर्तमान सांसद हो और चाहे से वहां से बीजेपी के जो चुनाव लड़े हुए हो उनको। तो प्रशासन में को ऐसी एक क्या जल्दबाजी हो रही थी? में जब वहाँ के जो लोकल लोग थे, मैं भी वहाँ पे गया था, तो उन्होंने इस बात का साफ तौर पर आरोप लगा कि शिखा बराला जो आपकी कांग्रेस की विधायक है, वो वहाँ पे ना पहले पहुंची ना बाद में पहुंची। उसके बाद आपके चौकीदार साहब जरूर वहाँ पे, अभी कमिटी बनाई है आपने इस पूरे मामले की जांच को लेकर। यहाँ तो आपके प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जो बयान आया, बीजेपी के देवेंद्र प्रदेश जी अध्यक्ष मैं की तो ओर से, आपसे पूछ रहा हूँ, ये मसला, ये मैं मामला जो है वो आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा, बात ये बाहर निकल के आई है कि 3-4 महीने से इनके आपस में समझौते की बात चल रही थी, सही बात है ये? उस 3-4 महीने के प्रोसेस में कौन से जनप्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया प्रशासन के द्वारा? बताइए आप, उस 3-4 महीने के प्रोसेस में। और जिस पुलिस ने, जिस प्रशासन ने वो समझाइश की, समझौता किया, वो लोग कहाँ हैं? कैमरे क्या के सामने बोले ना।
और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि पुलिस की पत्थरबाजी की वजह से वहां पे लोगों के दीवारें तोड़ी गई, घर ढाए गए। तो आपको याद होगा 16 तारीख को कालवाड़ में कचरा फेंकने का एक मामला हो गया था। वहां पे पुलिस गई, एएसआई का सर फोड़ दिया, वहां पे 3 लोगों को टाके आए पुलिस वालों को। वहां किसके घर पे भेज दिए बुलडोजर, किसके घर तोड़ दिए? आपको याद होगा जब इलीगल माइनिंग के लिए डिप्टी एसपी जब रोकने गए थे, डिप्टी एसपी की गाड़ी जला दी थी। वहां किसके घर भेज दिए बुलडोजर? तो क्या भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे क्या सजा में अंतर कर सकते हैं क्या संविधान के हिसाब से? भाई जिन्होंने पत्थर भेजे फेंके वो हमारे सभ्य समाज में कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। सभ्य समाज में पत्थरबाजी जैसी घटना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उनको कानून के हिसाब से सख्त से सख्त सजा जो हो सकती है वो कोर्ट देगा और देना भी चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि एक ही कृत्य के लिए क्या 2 अलग अलग सजाएं या अलग अलग स्टैंड हो सकता है क्या? बात है, देश का कानून जो है वो सबके लिए समान है और सामान्य तौर पर दोनों के लिए ही, चाहे कोई वर्ग हो, सबके लिए एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। बिल्कुल। रवि जी, आप इसमें जवाब देना चाहेंगे? जी देवेंद्र जी, देखिए मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात बोली। आज ये धर्म पर बोले हैं कि एक ही तरह के कानून बनना चाहिए और एक तरह का कानून है। जो चौमू में जो घटना हुई वह सोची समझी साजिश, पूर्व जो उनका प्लान था, पूर्व नियोजित था और समूह में की गई घटना थी। किसी एक व्यक्ति, एक परिवार के द्वारा नहीं की गई थी। एक समूह और एक ऐसी सोच, और उनमें से जो 4 लोग ऐसे पकड़े गए जिनके संबंध, इनकी जो बात, जो हम जिसकी पाकिस्तान की बात करते हैं या उनके सरगना जो है उनसे जुड़े हुए तार निकले हैं। और एक समूह के लोग, पूरे एक व्यक्ति नहीं, सैकड़ों की तादाद में वो लोग थे, और वहां से ट्रोलियां भर भर कर पत्थर, यानी पूर्व नियोजित था वो कि पुलिस आएगी, हम उन पर पत्थर मारेंगे, और वहां पर से ट्रक भर भर के खाली बोतलें वो मिली है। तो ये पूर्व नियोजित था कि हमें ऐसे छतों पर भर के रखते हैं। ये कौन सी, इस तरह का न्याय जो हमारे प्रतीक जी बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं कि एक कानून, बिल्कुल एक कानून होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति हो। और जिस तरह से उन्होंने छोटी जो 60 फीट की रोड थी उसको, गलियों को बड़ा छोटी करके 10-15 फीट 20 फीट अतिक्रमण कर रखे थे। हम चलाएंगे, भजनलाल जी की सरकार है, बुलडोजर चलाएगी। जो भी देश विरोधी कृत्यों में शामिल होगा और देश विरोधी ताकतों के साथ देगा, हम उनके बुलडोजर चलाएंगे, हम उनके घर तोड़ेंगे, और ये हम उनको नापाक जो इनके इरादे हैं उनको नेस्त नाबूद करके रहेंगे। जी देवेंद्र आपको क्या लगा? मैं बोलूं देवेंद्र जी? हाँ बोलिए। देखिए, ये क्या है कि सिर्फ बीजेपी के नेता आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको याद होगा एक आतंकवादी घटना, नृशंस घटना हुई थी उदयपुर के अंदर, कन्हैया लाल टेलर जी की हत्या की गई थी गलारित की। राजस्थान पुलिस में, क्योंकि तत्कालीन हमारी सरकार थी, राजस्थान पुलिस ने 6 घंटे में उनको पकड़ लिया, दोनों आतंकवादियों को, और उसको एनआईए को दे दिया। आज उस घटना को 3 साल हो गए और उस समय भी यही बात आई थी कि इनके पास पैसा विदेशों से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, पता नहीं अफगानिस्तान से आ रहा है, पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, पैसे के तार जुड़े हुए हैं। आज 3 साल में उनको सजा नहीं हो पाई। और एनआईए और अखबारों में खबर छपी है कि जो 30 गवाह थे उसमें से सिर्फ 6 गवाह की गवाही हो पाई है आज तक। बाकी गवाहों की तो गवाही नहीं हो पाई आज तक। तो ये क्या है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ, और कुछ भी नहीं करते हैं। आपको याद होगा 2019 के अंदर 300 किलो आरडीएक्स सीमा पार से आ जाता है, पुलवामा में घटना हो जाती है। एनआईए आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि वो आरडीएक्स कहां से आया। अरे आप यहां से 2 शराब की बोतलें जम्मू कश्मीर ले जाके तो बता दीजिए, आपकी 50 बार चेकिंग हो जाएगी। और 300 किलो आरडीएक्स आ गया वहां पे, वो आज तक एनआईए को नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है। जी, जवाब मिलते हैं पहले इसको पूछो, क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, मेरे मित्र कह रहे हैं, पहले मैं उदयपुर वाले कन्हैयालाल जो दर्जी जी का जो कांड हुआ था उस पर मैं जवाब देता हूँ। मेरे तो कार्रवाई नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम ऐसा तो नहीं करती, हम कर रहे हैं। हम जो उदयपुर वाली जो घटना हुई, आज अभी जो घटना हुई दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो डॉक्टर कौन थे, उनको पकड़ा गया, और वो क्यों भाग रहे थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हमने उनको टारगेट किया, जब पकड़े जा रहे थे वो, तो पकड़े जाने के डर से वो उनको ब्लास्ट जो उनके पास था, जो विस्फोटक पदार्थ था, उसको लेकर जा रहे थे वो, इसलिए वो क्यों कर दिया?
अरे भाई किसने बरी कर दिया? प्रतीक जी आपकी सरकार में हुआ है, हाईकोर्ट ने। आपको पता भी है क्या? हाँ, किसने बरी हाईकोर्ट ने किया? बरी कर दिया। हाँ तो हाई कोर्ट हमारा है क्या? कोर्ट में फिर वही केस बात, गए। आप पलट के उसी में आ जाए। हमारा है, सारी संवैधानिक ईडी हमारी है, सीबीआई हमारी है, आपका क्या है फिर? अरे हाई कोर्ट हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने हमारा बरी है, कर दिया, क्या हुआ? सीबीआई हमारी है, ईडी क्यों कर हमारी दिया है, बरी? चुनाव क्यों आयोग कर दिया हमारा बरी? है। अरे भाई कहीं तो रुको आप, ये कानून जो है देवेंद्र बना जी, हुआ मेरी है, जवाब जब संवैधानिक मिलोगे ना, जब संस्थाएं हैं, 10 दिन खत्म हो कोर्ट का जाते जो हैं, आदेश पुलिस होता है, इनकी शुद्ध कोर्ट झूठ में बोलोगे किसने ना, क्या उनकी पैरवी बर्दाश्त करी? नहीं आती है। आपकी सरकार की कमजोर पैरवी, गहलोत सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी छूट गए, और ये सत्य है, और आप उसके आंकड़े जुटा लीजिए। जी देवेंद्र टाइम जी। मेरे पास ज्यादा, कंक्लूड करने के लिए आपको 30 सेकंड का एक वक्त देता हूँ कि अपनी बात जो आप कह मैं रहे हैं साफ कंक्लूड कर तौर रहा हूँ पर। देवेंद्र जी। हाँ, देवेंद्र जी, कंक्लूड कर रहा हूँ। मई 2008 के अंदर जयपुर बम ब्लास्ट हुए थे, बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद में जुलाई के अंदर, जुलाई 2008 के अंदर उसके अंदर चार्जशीट दाखिल हुई थी, और हाई कोर्ट ने ये माना कि चार्जशीट में जो पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने जो जांच की, वो सही तरीके से नहीं की। मतलब किसकी सरकार में हुई थी वो जांच? वसुंधरा जी की सरकार के अंदर। और ये झूठ बोल रहे हैं ऊपर से। अगर इनको नहीं पता तो हाई कोर्ट की जो जो वर्डिक्ट दिया है हाई कोर्ट का, उसकी रिपोर्ट पढ़ लेना, पढ़ लिख करके आया कीजिए। वो आपके पास नहीं होगी तो मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ लेना वो आप। हमें नहीं चाहिए क्योंकि आप दूसरों की, आपकी जो रिपोर्ट बनती है हमें पता है कहाँ से बनकर आती है, कौन आपके आता है, उस रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं। जी देवेंद्र जी, देखिए मेरे मित्र कह रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर है कि पिछले 5 साल में जो कमजोर पैरवी रही, इन्होंने सरकार ने, गहलोत सरकार ने वहां कोर्ट में अच्छे वकील खड़े नहीं किए, मजबूत पैरवी नहीं हुई, इसी वजह से वो आरोपी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस से उस केस को खड़ा कर रही है, और मजबूत वकील खड़े करके, मजबूत पैरवी करके उन आतंकवादियों को, उन गुनहगारों को सजा दिलाकर रहेगी, और जो इस बम ब्लास्ट में जो लोग मारे गए थे उनकी आत्मा को शांति दिलाएगी। जी रहेंगे। बिल्कुल, आप दोनों की चर्चा के लिए, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये मुद्दा जब उठता है, जब सरकारें चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों ही समय में अपने अपने जो पक्ष है उनपे अपनी भी कार्रवाई जो है, विधिक कार्रवाई की जाती रही है। अब देखने की बात होगी कि आने वाले जो समय है उसमें किस तरह से सरकारों के रोल रहते हैं, और पक्ष और विपक्ष किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं।